अब तो देखो अपन स्टार्ट करें प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। मोबिलिटी तक लास्ट कर लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो क्या प्रूव करना हम लोग? ओम्स लॉ है क्या? वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या है ओम्स लॉ कि V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ओम्स लॉ है। V और I जो है ये आपस में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करें। आप लोगों को करंट और रिपल्स के रिलेशन पता है। as we know that I equals to ANEVD, ये करंट और रिपल्स में रिलेशन है। I equals to ANEVD। अब इसके अंदर VD की वैल्यू डाल देते हैं। तो VD equals to VD का फॉर्मूला निकाला था तो ये E टॉर्क अपॉन कितना M। ये VD और E के अंदर रिलेशन निकाला था हम लोगों ने, वो जहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से कॉलिजन करते हुए आगे बढ़ रहा है और E को V बाई एल रखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम E V टॉर्क अपॉन ml बाय पुटिंग E इक्वल्स टू V बाई एल। तो ये उठा के अपन यहाँ पे रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दे यहाँ पे अपन। तो आ जाएगा I इक्वल्स टू ANE और VD की जगह देखो ये लिखा हम लोगों ने EV टॉर्क अपॉन कितना ml किया जाए। EV टॉर्क अपॉन ml और अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा I इक्वल टू ANE स्क्वायर टॉर्क अपॉन कितना ml मल्टीप्लाइड बाय V। ये V को साइड में ले लिया मैंने। V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये E से ही मल्टीप्लाई हो गया, E स्क्वायर हो गया। ये टॉर्क चली रहा है, ये नीचे ml चली रहा है। इस तरह से लिखा हमने। अब इस ml को ले जाता हूं मैं इधर और AN स्क्वायर को ले जाता हूं नीचे। तो अगला स्टेप हो जाएगा, क्या जाएगा? V इक्वल टू ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय I। ये हो गया। अब इसको कंपेयर करते क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट है। पूरी टर्म कांस्टेंट कैसे? m जो है ये मास, ये कांस्टेंट है। l लेंथ, लेंथ हम लोगों ने ओम्स लॉ में कांस्टेंट कर रखी है। ये हम लोग लेंथ चेंज नहीं करेंगे। ये एरिया भी कांस्टेंट है। n क्या है? पर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों ने नेचर के थ्रू कांस्टेंट कर रखा है। हम लोग वायर की नेचर नहीं बदल रहे, क्योंकि नेचर बदलेंगे। जैसे मान लो आपने एक ही नेचर रखा, कॉपर का वायर दिया, तो पर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे। अगर आप नेचर चेंज करोगे, जैसे कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लोगे, तो फिर जाके पर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेंगे। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये जो है ये भी नहीं बदलता। और टॉर्क जो है वो क्या है? टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम है। तो V इक्वल टू ml अपॉन AN स्क्वायर टॉर्क I। तो ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट है। टर्म ml अपॉन AN स्क्वायर टॉर्क ये कांस्टेंट टर्म। ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय I और V इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय I। तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V प्रोपोर्शनल टू या I। और दिस इज ओम्स लॉ, व्हिच इज ओम्स लॉ। और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव ओम्स लॉ। ये तो ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया। अच्छा थोड़ा सा एक और देखें अपन। अगर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इक्वेशन 2 बाय V इक्वल टू RI। ओम्स लॉ ये है V इक्वल टू RI। तो उसके ओम्स लॉ जब लिखा जाता है तो उसके कांस्टेंट क्या था R और हमारे कांस्टेंट क्या रहा है ये। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो अभी देखो R क्या मिल रहा है? R मिल रहा है ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क। ये R का फार्मूला मिल रहा है। ये R एक और चीज मिलती है हमें, R इक्वल टू ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क। इससे कंपैरिजन करने पे, क्योंकि ओम ने लिखा है V इक्वल टू RI, ओम ने लिखा है V इक्वल टू RI, हमारे कैलकुलेशन जा रहा है V इक्वल टू ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क इनटू I। तो V का कंपैरिजन V से हो गया, ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क, इसका कंपैरिजन क्या हो गया? R से हो गया। और ये जो I है इसका कंपैरिजन I से हो गया। तो ये आ गया R इक्वल टू ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉर्क। ये है। तो ये आ गया क्या? ये आ गया ओम्स लॉ।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आर का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, ये सब कुछ भी पता चल जाएगा हमें। तो स्क्रीनशॉट लो इसको, बताओ क्लियर है क्या? बढ़ू आगे बच्चों, क्लियर है? तने, साजिद, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये ग्रुप हो गया उस ग्रुप का, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ से ये भी पता चल गया आपने को, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क। देखो इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अपने को क्या मिला, एस आर इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टॉर्क, ये मिला। आर इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टॉर्क, ये फॉर्मूला मिला अपने को। अब यहाँ से अपन देखें तो यहाँ से अपने को दिख रहा आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ से हमें दिख रहा है आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वायर की लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर की लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। वायर की लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर ये घटाते हो तो ये बढ़ेगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब मोटाई, थिकनेस। उसका अगर थर्ड बात करें हम लोग, आर प्रोपोर्शनल टू, ये एन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन, एन का मतलब नेचर नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, यानी चार्ज डेंसिटी। एन जो है वो चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। और ये कब चेंज होगा, जब नेचर चेंज होगा। नेचर अगर आपने कभी वायर काम में जो आप कॉपर का, तो उसका पर वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। आपने काम में लिया एल्यूमिनियम वायर, उसके अंदर पर वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। आपने काम में लिया जिंक वायर, उसके अंदर पर वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। तो एन जो है ये पर वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और चौथा फैक्टर है आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क, यानी टॉर्क। टॉर्क जो है वो इनडायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टॉर्क है क्या, टॉर्क है कि दो कॉलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, जिसके अंदर वो एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रॉन, जब वो टक्करे खाता हुआ चलता है एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी। और वो जो है टक्करे क्या हो जाती है, उसकी फास्ट हो जाती है। और टक्करे फास्ट हो जाती है, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दिस इज नॉट टेम्परेचर, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, बट इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और क्यों, क्योंकि टॉर्क टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये वो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, इसके चार्ज डेंसिटी यानी पर वॉल्यूम का जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर, और रिलैक्सेशन टाइम पर। कौन कौन चीजें क्या क्या है, एयर तो लेंथ है। और इसीलिए हम लोगों ने
लेंथ एरिया बेसिक टेक्निक क्या किया था, कांटेक्ट किया था, ये एरिया है वायर का, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, और जो टॉर्क है वो है रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए बच्चों? तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गया, R इक्वल टू mn अपॉन N स्क्वायर टॉर्क। अब देखो, अब अगर हम लोग ये माने यार हम लेंथ और एरिया तो बदलेंगे, और बदलना भी पड़ेगा, कभी अपने को वायर लंबा काम में देना होता है, कभी मोटा काम में देना होता है, कभी पतला काम में देना होता है, कभी अपने को लेंथ कम रखनी होती है, कभी ज्यादा रखनी होती है। तो लेंथ और एरिया तो बदलेंगे, लेकिन जनरली नेचर और टेम्परेचर नहीं बदलता। आपके कमरे के अंदर जो वायर इंस्टॉल हो गए वो हो गए, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पीछे चल रहा है वो चल रहा है, अब वो बार बार डेली तो आप रोज वायर निकाल निकाल के बदलते नहीं हो, है ना। और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट ठीक है ना, एक पूरे एवरेज डे में सेम साइज रहता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है टेम्परेचर के अंदर। तो मान लो हम ये दोनों नहीं बदल रहे हैं, हम ये वाले दोनों फैक्टर बदल रहे हैं, तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका जल्दी से। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नंबर पहली बात इसको किससे शो करते हैं हम लोग, इसको शो करते हैं हम लोग रो से। ये इसका सिंबल है, रो से शो करेंगे, या तो रो से शो करते हैं या फिर कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एस से भी शो करते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं। नंबर दूसरी बात, कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है स्केलर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, इसके अंदर क्वांटिटी है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को इसके अंदर डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, एक स्पेशल कंडीशन के रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलने लग जाते हैं। इसका हमें थर्ड बात करें हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आर इक्वल टू है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉप। देखो इसे निकालता हूं मैं फॉर्मूला, है ना। आर इक्वल टू क्या है, अब इसमें लेंथ और एरिया को कर लेता हूं मैं साइड में। मान लो लेंथ और एरिया में बदल रहा हूं, तो मैंने लेंथ और एरिया को साइड में करके तो यह आर इक्वल टू एन अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप मल्टीप्लाइड एन बाई ए, कैसे लिख दिया। लेंथ और एरिया को मैंने साइड में निकाल दिया। ऐसा क्यों किया, मैं लेंथ और एरिया बदलूंगा, है ना, मैंने वेरिएबल नहीं रखा, मैं बदलूंगा क्यों, क्योंकि मेरी जरूरत है, मुझे वायर को मोटा बनाना है या पतला बनाना है या छोटा बनाना है या लंबा बनाना है, तो मैंने इन दोनों को बदलने का फैसला लिया कि भाई मैं बदलूंगा इनको। तो फिर ये वाली टर्म क्या होगी, इफ लेंथ एंड एरिया आर वेरिएबल, अगर लेंथ और एरिया आप बदलते हो, तो ये वाली जो टर्म है, टर्म एम अपॉन एन स्क्वायर टॉप इज ए कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को एक नया नाम दिया, लेट दिस कांस्टेंट इज रो। तो एक नया नाम दिया हम लोगों ने, लेट दिस कांस्टेंट इज रो। तो इसको नया नाम दिया हमने, तो खुद कर देते हैं अपन, यही रो का फॉर्मूला है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप।
है ना, समझ गए। तो इसको नाम दिया हम लोगों ने नया रो, तो रो नाम दिया, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, इसको लग देता है फिर इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन लगे तो फॉर्मूला गया आर इक्वल टू रो एल अपॉन के। तो ये फॉर्मूला और याद रखना, आपको ये भी याद रखना है, एम अपॉन एन स्क्वायर का ये फॉर्मूला हुआ है ना, ये इसके फॉर्मूले का होके, और यहाँ से अगर मैं रो निकालूं तो वो देखो क्या होता है, आर ए अपॉन एन, आर ए अपॉन एल। तो ये रो का फॉर्मूला है ना। अब इस वाले फार्मूले में रो के इस फार्मूले में लेंथ और एरिया तो आ ही नहीं रहे, और लेंथ और एरिया नहीं आ रहे, इसका मतलब ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और नेचर पर। टेम्परेचर पे टेम्परेचर नहीं है टॉर्क, लेकिन टॉर्क टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एन नेचर नहीं है, लेकिन ये है नेचर पे डिपेंड करता है, एन तो पर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो है ये रो जो है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसकी डेफिनेशन तो और क्लैरिटी आएगी देखो। तो ये इसका नाम रख दिया हम लोगों ने रो, तो ये रो के फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। उसके बाद बात करें हम लोग नंबर 4, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो। रो का यूनिट देखो क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला ये है आर अपॉन एल, रो इक्वल्स टू आर अपॉन एल। आर का यूनिट क्या होता है, ओम, आर का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आ गया, यूनिट आ गया ओम इनटू मीटर। यूनिट आ गया रो इक्वल्स टू ओम इनटू मीटर। ये कैसे लिख सकते हैं अपन, ओम इनटू मीटर, ओम मीटर, ये इसका यूनिट आ गया। और अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन आर का देखो, आर का कैसे निकाला था हम लोगों ने, आर का निकाला था हम लोगों ने बी अपॉन आई, बी का निकाला था हम लोगों ने m1 n2 t माइनस 2, है ना। और a1 t1 ये वर्ग अपॉन 4 से बी का निकला था, और आई का a1 हो तो आर का आया था m1 n2 t माइनस 3 a माइनस 2। तो ये आर का आया था, आप लोगों ने याद किया नहीं किया, तो आर कैसे निकाला था हम लोगों ने, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, आर का तो रख देते हैं यहाँ पे ओम की जगह 1 मीटर वो डाल देते हैं, मतलब इसमें 1 मीटर ओम रख जाएगा, यानी ये एल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमेंशन ऑफ रो। तो डायमेंशन ऑफ रो क्या आ जाएगा, m1, ये तो आर का लिख रहा हूँ, m1 n2 t माइनस 3 a माइनस 2, m1 n2 t माइनस 3 a माइनस 2, इसके साथ में l1 होना चाहिए क्योंकि मीटर हो गया ना। तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 l2 l2 की जगह आ जाएगा l3 p माइनस 3 k माइनस 2, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। एक लास्ट इसकी डेफिनेशन हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड पर गया है। हो गया, देखो इसकी डेफिनेशन और दे देते हैं।
लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ रो। आर का फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। रो का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। अगर एरिया को ले लें हम लोग 1 मीटर स्क्वायर, मतलब वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग इसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें। कैसे करेंगे? मशीनें होती है वायर को मोटा या पतला करने की, इसका पाई आर स्क्वायर क्या कर दो, 1 कर दो। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई रेडियस बना दो उसका। वायर को घिसकर, है ना, छिल देते हैं वायर को, तो उससे वायर पतला हो जाता है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं तो वायर मोटा हो जाता है। मशीन होती है, मोटे वायर भी बनता है, पतले वायर भी बनता है ना। वो इंडस्ट्रीज के अंदर जो फैक्ट्री लगी होती है वायर बनाने वाली, उनके पास में मशीनें होती है। तो एरिया तो कर दो 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना कर दो, लेंथ कर दो 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई का वायर क्या कर लो, आप काट लो, है ना। उसका आप क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अगर ये दोनों में 1 1 कर दो, ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, तो देन आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा रो के इक्वल, है ना। रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा आर के इक्वल। ये रो हो गया आर के इक्वल, क्योंकि ये तो 1 हो ही गया, ये भी 1 हो गया, तो रो किसके इक्वल हो गया, रो हो गया आर के इक्वल। ये रो हो गया आर के इक्वल। तो अब क्या बोले हम लोग कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो जो लेंथ जो वो भी 1 मीटर हो। एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ जो हो वो 1 मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। मतलब ऐसे वायर का, आपको किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टिविटी पता करनी है, आप उसका 1 मीटर स्क्वायर का वायर बना लो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दो, और लेंथ उसकी 1 मीटर काट दो, उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? वोल्टमीटर जोड़कर एमीटर जोड़कर उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकाल दो, डिवाइड कर दो, आर इक्वल टू बी अपॉन आई। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई, ये पता कर लो, और उस रेजिस्टेंस को ही आप रेजिस्टिविटी बोलो। तो क्या बोले, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू resistance of, resistivity is equal to resistance of wire, resistance of wire when cross sectional area, when cross sectional area of wire is 1 unit, यानी एरिया को लिखना है आपने को 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ वायर इज आल्सो यूनिट। मतलब अगर वायर का लेंथ यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है, तो उसके रेजिस्टेंस को निकाल लो, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलने लग जाओ। ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है। ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। इट आल्सो यूनिट, यानी लेंथ में कितनी लिखिए, 1 मीटर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, ये रेजिस्टिविटी कवर किया है, न्यूमेरिकल एक साथ ही करेंगे सारे, एक बार मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूं। अब ये हो गया। अब लास्ट, रो डिपेंड ऑन, रो किस पे डिपेंड करता है, रो का फार्मूला रो इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टर्म, इसको गोलार्ध करो। इसमें लेंथ और एरिया आई भी है, और वैसे भी लेंथ और एरिया को तो आपने यूनिट कर दिया ना, तो ये लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, केवल नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो नेवर डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, but depend on nature and temperature
ऑफ द वायर। वायर के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर और टेम्परेचर पर। तो ये और देखो, बताओ मुझे क्लियर है क्या? एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा तो फिर ये ऑलमोस्ट थ्योरी डन हो जाएगी। आप लोग यहाँ तक पढ़ के रखना कल की क्लास से पहले, और कल इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, जोड़ देता हूँ। ध्यान रखना ये पॉइंट, रो डिपेंड नहीं करता है लेंथ और एरिया पे। लेंथ और एरिया पे बदलने पर रेजिस्टेंस तो बदलता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। हो गया? नेक्स्ट देखो, कंडक्टिविटी। दो मिनट को इंक डाल लूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जैसा ही है, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। पहला पॉइंट देखो, रेसिप्रोकल हो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी और किससे शो करता है हम लोग, सिग्मा। तो दूसरा पॉइंट, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा सिग्मा। नंबर तीसरा पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, सब स्केलर ही है इसमें। नंबर फोर्थ पॉइंट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ये पहला फॉर्मूला आ गया, और रो का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको उल्टा कर दो, तो सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम, ये भी हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, मतलब इसका उल्टा। इसके बाद में ये इसके और फॉर्मूले, सिग्मा का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल, तो ये एल अपॉन आर ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। उसका जो बात करें हम लोग, फिफ्थ पॉइंट की यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/, यूनिट ऑफ रो। और यूनिट रो का यूनिट अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ओम इंटू मीटर, तो इसका यूनिट आ जाएगा 1/, ओम इंटू मीटर। यह इसको अपन ये लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, जिसका यूनिट हो जाएगा सिग्मा का।
और ओम इनवर्स को कई लोग एमएचओ भी लिख देते हैं, ओ एच एम को उल्टा लिख देते हैं एमएचओ, फिर इनवर्स नहीं लगाते हैं। ऑल्सो सिग्मा इक्वल टू एम एच ओ इंटू मीटर इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रूट, तो 1 डायमेंशन ऑफ रो। अभी जो रो का डायमेंशन लिखा था हम लोगों ने, वो डायमेंशन लिख लो यहाँ पे और उसको ऊपर ले जाओ, है ना। क्या निकला था रो का, रो का निकला था हमारा m1 l3 t1 s3 m-2, तो ये आ जाएगा, रो का निकला था m1 l3 t1 s3 a-2, तो इसका हो जाएगा m-1 l-3 p3 a2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, प्राइवेट होगा। और ये डिपेंड किस किस पे करेगा, वही एरिया पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर, ये भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंस सेम एज 7 पॉइंट निकाल देता हूं मैं, 7 पॉइंट, डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा, सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर, नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया। कौन से एरिया उस पे भी डिपेंड नहीं करता, जैसे रो डिपेंड करेगा वैसे ही वैसे सिग्मा भी डिपेंड करेगा। तो ये सिग्मा के लिए बात करी हम लोगों ने। व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी, मतलब उसका उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। समझ गए बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत सारा पढ़ा दिया ये मैंने आज। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ूंगा, 3 से 4 मिनट का है, फिर ये थ्योरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। बेटा ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक छोटा सा टॉपिक देखो, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखो, आई इक्वल्स टू है ए एन ई वी डी, ए को नीचे भेजा है यहाँ पर, तो ये बन गया आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी, आई बाई ए बन गया जे, तो ये आ गया जे इक्वल टू एन ई वी डी। अब इसे पुट कर दो, वी डी इक्वल टू ई ई टॉर्क अपॉन एम, ये उठाओ यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा आई जे इक्वल टू एन ई टॉर्क अपॉन एम, ये रख दिया, तो ये क्या बन गया, ये ई मल्टीप्लाई के ई स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर
टॉर्क अपॉन एम और ई को कर दिया हम लोगों ने साइड में, है ना। अब ये एम ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम ये बन गया क्या, सिग्मा। ये जो है ये सिग्मा है, बट एम ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम ये क्या बन गया, सिग्मा। और यहाँ पे सिग्मा रखे हैं अपन, ये उठा के यहाँ रखो, तो आगे जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एयर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी होता है J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो क्या मस्त डेरिवेशन है, J इक्वल टू सिग्मा ई। देखो इसको नजर मारो, स्क्रीनशॉट लो, और मुझे ये थ्योरी खत्म हो गई है सारी, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सारी रामायण, है ना। ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी थ्योरी खत्म हो गई है। कल न्यूमेरिकल करेंगे, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बताओ मुझे, क्लियर है क्या? खत्म हो गई है आज की क्लास, यही खत्म करेंगे और कल आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, मुझे मैसेज करो। आज की क्लास यही तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। श्रेया देखो 8 बजे खत्म कर दी मैंने वादे के मुताबिक। थैंक यू सर। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।